हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे सेशन। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशन पार्ट 3। दो पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था। उसके साथ साथ हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़ा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिस्कस किया, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करती है, उनको भी डिस्कस किया। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा, इसमें हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, सबसे पहले उन्हें जानते हैं। तो बच्चे जानेंगे आज का हमारा इस सेशन का एजेंडा क्या है। तो बच्चे, कौन कौन से टॉपिक्स हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर, क्या होता है, कैसे एक्ट करता है, उसको डिस्कस करेंगे। सेकंड हम डिस्कस करेंगे तुम्हारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को। देन हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को। देन हम डिस्कस करेंगे तुम्हारी एस्केप वेलोसिटी को। इसके साथ साथ जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी जो सैटेलाइट्स की होती है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ साथ हम जो है टाइम पीरियड को भी जो है डिस्कस करेंगे। और फिर एंड करेंगे इस सेशन का एक क्विज के साथ। तो बच्चे, ये हमारा जो है आज का एजेंडा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले हम कौन सी चीज़ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड की। हिंदी में हम इसे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहते हैं। तो बच्चे, क्षेत्र समझते हो, फील्ड मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी है, जैसे मान लो मेरे पास अर्थ है। अब अर्थ का मास है, इसका रेडियस है। तो अर्थ क्या करेगी, अर्थ जो है किसी भी बॉडी, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक बॉडी रखा, तो ये मान लीजिए एक छोटी सी बॉडी है जिसका मास है स्मॉल m। तो अर्थ इस स्मॉल बॉडी को क्या करने वाली है, अट्रैक्ट करने वाली है। तो अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो भी अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, यहाँ पे रखेंगे तो भी कर लेगी, जहाँ मर्जी रख दो। मतलब उस बॉडी के अराउंड जितना भी स्पेस है, उस स्पेस के अंदर जो है उसके ग्रेविटेशनल पुल लगती है। तो उस स्पेस को किस नाम से जानते हैं, दैट स्पेस इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का डेफिनेशन क्या आता है, इट इज द स्पेस सराउंडिंग अ बॉडी वेयर its gravitational force of attraction can be felt by any other body is known as gravitational field। तो ये बच्चे हमारी क्या होती है, डेफिनेशन होती है। तो ये कोई एरिया नहीं है, ये एक तरह का क्या है, ये बॉडी के अराउंड का स्पेस है। ये बात याद रखनी है, इट इज ए स्पेस। ऐसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो वो भी सेम डेफिनेशन है। तो जहाँ जिस स्पेस में ग्रेविटेशन फील्ड फोर्स फील्ड होगी, उसी को हम ग्रेविटेशन फील्ड कहेंगे। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो बच्चे, ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है, ये होता है द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। ओके, तो बच्चे इसको E से लिखा जाता है। तो ये जो है इसको कैसे निकालेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg डिवाइड बाय मास ऑफ दैट बॉडी। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो G कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर बाय m। तो m से m कैंसिल हो गया, तो हमें जो है ये फॉर्मूला मिल जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड का, दैट इज Gm बाय आर स्क्वायर। अब बच्चों, ये फॉर्मूला देखा देखा लगता है। तो बच्चे, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आती है, जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, उसका भी सेम फॉर्मूला होता है, लेकिन मीनिंग अलग है, दोनों का जो है पर्पस अलग है। ओके, तो ये जो है ग्रेविटेशन फील्ड जो है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो है यूनिट क्या होता है, जो एक्सेलरेशन का होता है, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड। अब बच्चे, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, जैसे जैसे हम अर्थ के पास आएंगे या उस बॉडी के पास आएंगे, तो आर की वैल्यू डिक्रीज करेगी, आर की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो ग्रेविटेशन फील्ड बढ़ जाएगा। जितना दूर जाएंगे तो ग्रेविटेशन फील्ड क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। अब ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो जीरो कहाँ पर होता है, तो याद रखना है, जो ग्रेविटेशन फील्ड है वो जीरो होता है जहाँ पर आर की जो वैल्यू है वो कितनी हो, इनफाइनाइट हो, क्योंकि इन्फिनिटी पे कोई ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगता है, इसलिए ग्रेविटेशन फील्ड जीरो होता है। अब बच्चे, नेक्स्ट क्या है, तो देखिए ये है ग्रेविटेशन फील्ड। अब बच्चों, हमें ये पता है कि इन्फिनिटी पे कोई ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लग रहा,
तो मेरी बॉडी अगर इन्फिनिटी पे है तो अगर मैं उस बॉडी को कहीं मूव कराना चाहता हूँ तो मैं उस बॉडी के ऊपर जो है मेरे को ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी। नॉर्मली क्या होता है कि देखिए जैसे यहाँ पर बॉडी है तो अर्थ इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अब बच्चे, अब अगर आप चाहते हैं कि तुम्हारी ये बॉडी जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो हमें इस ग्रेविटेशन फोर्स के अपोजिट एक क्या लगानी पड़ती है, फोर्स लगानी पड़ती है। और वो कैसी फोर्स होती है, एक्सटर्नल फोर्स। तो जब भी किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और अगर वो बॉडी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर जाए तो बच्चे कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर जाए तो हम क्या बोलेंगे, दैट बॉडी हैज डन सम वर्क और वी हैव डन सम वर्क ऑन द बॉडी। तो बच्चे ये वर्क डन जो है कहाँ पर जीरो होगा, इन्फिनिटी पे। लेकिन जब किसी बॉडी को इन्फिनिटी से इस बॉडी के अराउंड किसी भी पॉइंट पे लेके आओगे तो हमें उस पर वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क डन पर यूनिट मास जो होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट टेस्ट मास फ्रॉम इन्फिनिटी इनटू द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स मास। तो किसी बॉडी को अनंत से उस वस्तु के इर्द गिर्द किसी बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य किया जाता है उस कार्य बटा द्रव्यमान को हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो यह आ जाता है वर्क डन, इसको W से लिखते हैं, वर्क डन डिवाइड बाय मास ऑफ द बॉडी। अब बच्चे जो वर्क डन है वो हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं तो इसीलिए जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। तो बच्चे, तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला मिलता है माइनस जी कैपिटल एम बाय स्मॉल आर। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि हम किसके अगेंस्ट जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो स्टूडेंट्स ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब ये स्केलर क्यों है, क्योंकि बच्चे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, ओके, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अब हमें पता है कि इन्फिनिटी पे जीरो है और जैसे जैसे बॉडी के पास लेके आएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बढ़ेगा क्योंकि वर्क डन करना पड़ेगा। यहाँ से कट कर देना, मेरा माइक टच हो गया ना। तो बच्चे जैसे जैसे हमें सॉरी वेट कर रहा हूँ। तो बच्चे हमें पता है इन्फिनिटी पे जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो होता है, जैसे जैसे बॉडी को पास लेके आएंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंक्रीज करता है। और जो हमें एक और चीज़ भी पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करता है। तो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास आता है। तो अब इसका मतलब है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल, सॉरी रिपीट कर देना, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया है, ओके। तो बच्चे हमें ये पता है कि इन्फिनिटी पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल जीरो होता है। अब जब बॉडी को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाते हैं तो वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब जैसे जैसे पास लेके आएंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है, सिंपली, ओके। और वहीं अगर हम बात करें, या आप बोल सकते हैं कि वेरी कर रहा है ग्रेविटेशन पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास उसका वैल्यू भी आता है। तो इसका मतलब है, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया, कट कर देना, ओके, दोबारा बोलो। तो बच्चे हमें ये पता है कि इन्फिनिटी पर ग्रेविटेशन फील्ड जीरो होता है और पोटेंशियल भी हमारा कितना होगा, जीरो होगा। अब जैसे जैसे बॉडी को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाएंगे तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी और हमें किसकी वैल्यू भी मिलेगी, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू भी मिल जाएगी। दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो याद रखना है जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको लिखें कैसे, तो ये होती है माइनस dv बाय dr। ये dr क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से बच्चे हमें क्या मिलता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला मिलता है जो किसके बराबर होता है, माइनस का e वेक्टर डॉट। अब बच्चे ग्रेविटेशन पोटेंशियल स्केलर क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सॉरी रिपीट कर देना बच्चे। अब यहाँ पे देखो तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल स्केलर क्यों है, क्योंकि हमारा जो ग्रेविटेशन फील्ड है वो भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन दोनों के बीच में कैसा प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी होती है। तो बच्चों ये रिलेशन था ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल के अंदर। अब बच्चे, अब हम बॉडी को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब जो है हम बॉडी को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, तो बच्चे इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं तो उस पर क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं। अब ये जो वर्क डन हो रहा है वो किसके अगेंस्ट हो रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है।
और हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो बच्चे जब भी किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया जाता है तो वो वर्क डन जो है बॉडी के अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द गिवन बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो ये है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चे इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला जो है वो वर्क डन के बराबर होता है, लेकिन नेगेटिव में होता है। क्यों? क्योंकि जो वर्क डन हम मतलब नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है, यहां से कट कर देना, मैं दोबारा बोलूंगा, ओके। तो बच्चे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है उसमें नेगेटिव साइन लगा है। अब नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? इसका मतलब है कि सारी की सारी बॉडीज जो हैं उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है सारी की सारी एनर्जी अर्थ के साथ अट्रैक्टेड हैं, ओके। सारी की सारी जो बॉडीज हैं वो अर्थ के साथ क्या है? अट्रैक्टेड हैं। तो इसका मतलब है कि हम अर्थ को छोड़ के नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ये समझ आता है। तो ये बच्चे फॉर्मूला होता है -G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाय स्मॉल r। अब बच्चे हमें ये पता है कि हर एक बॉडी जो एग्जिस्ट करती है इस अर्थ पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव है, ओके। तो बच्चे अगर आप इस अर्थ को छोड़ के जाना चाहते हैं तो हमें कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए? तो हमें क्या है, हमारा जैसे होता है ना कि आपने किसी से पैसे उधार लिए ठीक है, तो तुमने मान लो किसी से 1000 रुपये उधार लिए, अगली बार तुम फिर से उसके पास पहुंच गए कि भाई 2000 रुपये और दे दे। वो पहले क्या बोलेगा? पहले तो पिछला हिसाब चुकता कर फिर दूंगा तुम्हें, है ना। पहले तो क्या करेगा? तो पिछला हिसाब कैसे चुकता करोगे? तो तुम 1000 लॉस में चल रहे हो, मतलब तुम्हें उसे देने हैं तो तुम लॉस में हो। तो जब तुम 1000 रुपीज़ उसे दे दोगे तब जाके वो तुम्हें नया जो है अमाउंट देगा। सिमिलरली यहाँ पे है, तो बॉडी जो है अर्थ के साथ अट्रैक्टेड है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। और जैसे रॉकेट जाता है, अब रॉकेट जो है, रॉकेट के पास कैसी एनर्जी होती है? तो रॉकेट के पास मास है, वेलोसिटी है, सब कुछ है ना। वो बोलेगा तुम्हारे पास क्या है? तो मास है, वेलोसिटी है, तो रॉकेट के पास कौन सी एनर्जी होती है? रॉकेट के पास होती है काइनेटिक एनर्जी, जो होती है 12 mv²। तो बच्चे काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, और हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव है। अब अगर हम इस अर्थ को ओवरकम करना चाहते हैं, अर्थ की जो ग्रेविटेशन पुल है उसको पार करना चाहते हैं, तो हमारी टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए? कम से कम 0 होनी चाहिए। वो 0 कब होगी? जब हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो उस नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तो जिस वेलोसिटी पर ये होगा, ओके, कब? जब काइनेटिक और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर हो जाती हैं, तो जिस वेलोसिटी पर ये होता है उस वेलोसिटी को किस नाम से बुलाते हैं? सो दिस वेलोसिटी इज नोन एज, हम इसे किस नाम से बुलाते हैं? तो बच्चे इस वेलोसिटी को हम बुलाते हैं विद द नेम ऑफ व्हाट? इसे हम बुलाते हैं विद द नेम ऑफ एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड। तो बच्चे व्हाट इज एस्केप स्पीड? सो एस्केप स्पीड इज द मिनिमम वेलोसिटी, okay, it is the minimum velocity of the body at which its kinetic energy will be equal to potential energy of the earth, so it will overcome the gravitational pull of the earth। तो ये फॉर्मूला होता है, मैं इसको आगे आपको दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला हमारे पास आता है, तो क्या है? मिनिमम वेलोसिटी बाय विच एन ऑब्जेक्ट कैन ओवरकम द ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। क्यों कर जाएगी? कारण समझ आया ना? क्योंकि जब ये एस्केप वेलोसिटी आएगी उस समय बॉडी की काइनेटिक एनर्जी अर्थ की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। तो ये बच्चे हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है √2g m/r। g है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m है मास ऑफ यहाँ पे अर्थ है, r है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। इसको आप स्मॉल g के फॉर्म में भी इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, और इस सरफेस पे जो है अर्थ की जो है एस्केप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कितनी होती है? व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ? तो वो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अगर कोई बॉडी मिनिमम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से मूव करेगी तो वो जो है अर्थ की ग्रेविटेशन पुल को पार कर जाएगी। तो बच्चों ये था हमारा कॉन्सेप्ट किसका? एस्केप वेलोसिटी का। क्लियर है? इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पे न्यूमेरिकल टाइप भी आ सकता है
कंसेप्चुअल भी आ सकता है। कंसेप्चुअल ऐसे पूछ सकता है कि एस्केप वेलोसिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो वो मास ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करती है और रेडियस ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करती है, या बोल सकते हो डेंसिटी ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड कर सकती है, लेकिन बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकती। मतलब एक साइकिल को भेजना है और एक ट्रक को भेजना है, दोनों को जो एस्केप वेलोसिटी चाहिए वो सेम चाहिए। क्लियर? अब नेक्स्ट जो है, अब हमने देखा है कि सैटेलाइट्स भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, चाहे वो नेचुरल सैटेलाइट्स हों चाहे वो आर्टिफिशियल हो जो हमने बनाए हैं। तो बच्चे अब हम डिस्कस करेंगे कौन सी वेलोसिटी को, अब हम बात करेंगे सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, तो ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से कोई भी जो हमारा सैटेलाइट है वो अर्थ को ऑर्बिट करता है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये कैसे हमारे पास ये फॉर्मूला आता है। तो बेसिकली देखिए ये हमारी अर्थ है जिसका ये सेंटर है, इसका रेडियस कितना हुआ है, ये रेडियस है RE, मास है ME, और यहाँ पर जो एक सैटेलाइट है वो इस अर्थ के सरफेस से कितना दूर है, वो इस अर्थ के सरफेस से h डिस्टेंस दूर है, और अर्थ के सेंटर से कितना दूर है, स्मॉल r दूर है। इस सैटेलाइट का मास कितना है m। अब जो सैटेलाइट है वो एक वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, कैसा मोशन कर रहा है, वो अर्थ के अराउंड जो है अपना सैटेलाइट वाला मोशन जो है कर रहा है। हम मान लेते हैं कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो बच्चे जो सैटेलाइट है वो जो सर्कुलर मोशन करेगा, अब सैटेलाइट क्या करता है, अपना पाथ कंटिन्यू रखता है, मतलब सैटेलाइट जो है जिस ऑर्बिट में रहता है मतलब हमेशा उसी में मोशन करता रहेगा। थोड़ा सा यहाँ लग गया, दोबारा से बोला। तो बच्चे बेसिकली सैटेलाइट क्या कर रहा है, वो एक पाथ में मोशन कर रहा है और ये पाथ हमेशा फिक्स रहता है। अब ये पाथ फिक्स क्यों है, तो बच्चे बेसिकली क्या है कि देखिए जो हमारा सैटेलाइट है, सैटेलाइट पे क्या हो रहा है, बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन उन सभी फोर्सेस का जो नेट सम है वो कितना है, 0 है। तो अगर सैटेलाइट पे नेट फोर्स 0 है तो बच्चे न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगेगा कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो बॉडी जैसा मोशन कर रही है वैसा करती रहेगी। तो अगर वो इनर्शिया की वजह से वो उसी पाथ को कंटिन्यू रखेगा। अब मेनली कौन कौन सी फोर्स लगती है, तो एक फोर्स जो है उसको अंदर की तरफ खींच रही है जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सैटेलाइट अंदर आना चाहिए, लेकिन वो अंदर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि एक फोर्स इसको बाहर की तरफ धकेल रही है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बच्चे ऑर्बिट एक ऐसी जगह है जहां पर इन दोनों फोर्सेस का जो हमारा क्या है, सम है, वो क्या है, दैट इज, रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से कट कर देना। तो बेसिकली बच्चे जो ऑर्बिट एक ऐसी जगह है जहां पर दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट करती हैं। तो कैसे करेंगे, तो बच्चे एक हमारे पास FC है, दूसरी हमारे पास FG है। FC का फॉर्मूला क्या होता है, mv0²/r, और ये आ जाएगी कैपिटल G mm/r²। m से m कट जाएगा, एक r से r कट जाएगा, तो जब रूट लेंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, G me/ या m भी लिख सकते हैं, नो वरीज, /r का रूट। तो ये बच्चे कौन सी वेलोसिटी आ जाती है, ये हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाती है। अब जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है किसी भी सैटेलाइट की, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है या किस किस पे नहीं करती है। तो बच्चे अगर हम बात करें फैक्टर्स की, तो एक तो अगर हम बात करें क्या वो सैटेलाइट के किसी भी फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो बेसिकली बच्चे अगर हम बात करें तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ना तो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड करती है, ना ही सैटेलाइट के रेडियस पे करेगी, ना ही सैटेलाइट के डेंसिटी पे करेगी। वो किस पे डिपेंड करती है, मास ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, या शेप ऑफ अर्थ। तो चाहे आपके पास एक 1000 kg का सैटेलाइट है और एक 10 kg का सैटेलाइट है, दोनों अगर सेम ऑर्बिट में है तो वो सेम ऑर्बिटल वेलोसिटी से मूव करेंगे। मैं कट कर देना, यहाँ से साउंड आ गया था। तो बच्चे बेसिकली मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास दो सैटेलाइट है, एक 1000 kg का है और एक 10 kg का है, दोनों के दोनों अगर सेम ऑर्बिट में है तो वो सेम ऑर्बिटल वेलोसिटी से मोशन करेंगे, उनके मास, रेडियस, डेंसिटी पे ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती। क्लियर? अब जो है, अब हम बात करेंगे कि सैटेलाइट जब मोशन करेगा तो वो अर्थ के अराउंड क्या करेगा, रेवोल्यूशन करेगा। तो कितने टाइम में वो अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, उसे सैटेलाइट का क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड कहा जाता है। तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, तो बच्चे देखो फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जितना वो सर्कल कंप्लीट करेगा, दैट इज 2πr, है ना, और डिवाइड बाय क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा 2πr/t, तो t इधर ले गए तो ये आ गया 2πr/v0,
तो यहाँ पे जब V0 की वैल्यू पुट करी तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो जो सैटेलाइट का टाइम पीरियड है वो भी ना तो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड करता है, ना रेडियस पे करेगा, ना डेंसिटी पे करेगा। वो प्लैनेट के मास, रेडियस, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है और डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर करता है। तो बच्चे ये था हमारा कॉन्सेप्ट आज के सेशन में। तो बच्चे ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, लेकिन अगर जो है सैटेलाइट काफ़ी ज़्यादा क्लोज है अर्थ के सरफेस के पास, जैसे लो ऑर्बिट जो अर्थ सैटेलाइट होते हैं जो 200 किलोमीटर के बीच में रेवोल्यूशन करते हैं, तो उनके केस में क्या होता है या उससे भी कम रहते हैं, एच की वैल्यू जो है आर के कंपैरिजन में बहुत कम हो जाती है। तो हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, लगा सकते हैं। तो बच्चे ये था हमारा टाइम पीरियड। तो इसी के साथ जो है हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है वो फिनिश होता है। अब हम इन सारे कॉन्सेप्ट को समराइज करेंगे क्विज के थ्रू। तो क्विज करने वाले हैं, इसमें मैं क्वेश्चन आंसर्स आपसे पूछूंगा, आपको आंसर्स देने हैं। तो स्टार्ट करेंगे आपके क्विज को। एक बारी कट कर देना ये वाला हिस्सा जो खांस रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्विज को। तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ देन टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, अभी बताया है। तो बचे 4 ऑप्शंस हैं कि जो सैटेलाइट का टाइम पीरियड है वो किस चीज पे डिपेंड नहीं करता, मास ऑफ सैटेलाइट, रेडियस ऑफ अर्थ, अगर हम बात करें सॉरी कट कर देना थोड़ा सा। तो स्टूडेंट्स 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, आपको बताना है किस किस पे डिपेंड नहीं करता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का टाइम पीरियड। तो मास ऑफ सैटेलाइट, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, नन ऑफ द अबव। तो बच्चे अभी बताया था फॉर्मूला कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड नहीं करता, मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो बच्चे अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को पढ़ा था, तो उसका करेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला कौन सा है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, देखते हैं कौन सा स्टूडेंट जो है वो सही आंसर देगा। तो बच्चे ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात करें तो उसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चे क्या जाएगा, L की पावर 2 T की पावर -2। तो जो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला है दैट विल बी C। तो C हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर ए सैटेलाइट टू बी क्लासिफाइड एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो बच्चे 4 ऑप्शन है, आपको बताना है विच वन इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो स्टूडेंट्स पहला क्या कहता है, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन शुड बी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट सिमिलर टू अर्थ and period of revolution around earth should be equal to 24 hours. Second, it should revolve at a height of about 36,000 km from the surface of earth. Third कहता है it should only be used for communication purposes. Fourth, it should revolve in an orbit concentric and coplanar with the equatorial plane of the earth. तो बच्चे जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, पहली चीज इनका टाइम पीरियड और अर्थ का टाइम पीरियड सेम होता है और ये अर्थ के साथ ही मोशन करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम होता है, तभी तो इनको जियो स्टेशनरी, जियो मीन्स अर्थ, स्टेशनरी मीन्स विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये स्टेशनरी रहते हैं। तो वेस्ट टू ईस्ट चलेगा, 24 आवर्स रहेगा। तो फर्स्ट सही है। सेकंड 36,000 किलोमीटर हाइट पे होते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड कहता है क्या कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए ही यूज होते हैं, नो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए भी यूज होते हैं, उसके अलावा जो है इसको ओशनोग्राफी वगैरह में भी यूज किया जाता है, तो इनके लॉट ऑफ पर्पसेस हैं। और फोर्थ जो है हमारा क्या कहता है कि कॉन्सेंट्रिक और कोप्लेनर होते हैं इक्वेटोरियल प्लेन के साथ, वो भी सही है। तो कौन सा गलत है, सी इज द रॉन्ग वन। तो सी हमारा जो है राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू रीच इन्फिनिटी व्हेन फायर्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड। तो बच्चे क्या कहता है कि उस मिनिमम स्पीड को क्या कहते हैं, तो हमने अभी पढ़ा था। तो बच्चे 4 ऑप्शंस हैं, तो ब्रेक इवन स्पीड, इनफाइनाइट स्पीड, फ्लैश पॉइंट स्पीड और एस्केप वेलोसिटी। तो बच्चे उस मिनिमम स्पीड को हम किस नाम से जानते हैं, हम उसे एस्केप वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। क्लियर, इजी था। नाउ द नेक्स्ट
and this is also the last one. So the dimension of gravitational field intensity is the same as that of, तो बच्चे जो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी है जिसको हम ग्रेविटेशन फील्ड भी कहते हैं, उसका डायमेंशन किसके साथ सेम होता है? फर्स्ट वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन और फोर्स। तो बच्चों हमने पढ़ा है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है gm/r², जो किसके जैसा फॉर्मूला है? एक्सेलरेशन के जैसा। तो इसीलिए डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट किसके साथ सेम होगा? एक्सेलरेशन के साथ। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ जो है हमारा ये क्विज फिनिश होता है और हमारा सेशन भी फिनिश होता है। तो अब हम समराइज करेंगे पूरे के पूरे सेशन को कि क्या क्या हमने आज पढ़ा। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स आज कवर किए हैं। कौन कौन से? एक हमने कवर किया ग्रेविटेशन फील्ड क्या होता है, देन हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात करी, देन हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डिस्कशन किया, देन हमने एस्केप वेलोसिटी को पढ़ा या इसे हम एस्केप स्पीड भी कहते हैं, देन ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट पढ़ी एंड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट को पढ़ा और इस सेशन को एंड किया एक क्विज के साथ। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये सेशन फिनिश होता है। सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन लर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे तुम्हारे ग्रेविटेशन के टॉपिक का फोर्थ पार्ट। तो स्टूडेंट्स हम 3 पार्ट्स कवर कर चुके हैं जिसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं उनको पढ़ा था, लाइक व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, उसके अलावा हमने एस्केप वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी और टाइम पीरियड को भी हमने समझा और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। तो आज का जो सेशन रहने वाला है उसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं। तो बेसिकली बात करेंगे आज के एजेंडा की, तो क्या क्या चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम जो है आज डिस्कशन करेंगे कैप्लर्स के लॉस का। तो कैप्लर्स के जो लॉ हैं उनसे हम हमारे प्लैनेट्स के मोशन को डिफाइन करने वाले हैं और उसके साथ ही हम इन सभी लॉज के बेसिस पे जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये बच्चे आज का हमारा छोटा सा एजेंडा है। तो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को कैप्लर लॉस की मदद से। तो बच्चे कैप्लर जो थे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो जो मोशन करते हैं सन के अराउंड, तो उनके मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ लॉज दिए जिन्हें कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहते हैं। तो हमें कितने लॉज दिए? तो 3 लॉज जो हैं हमारे पास आते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरियाज एंड लॉ ऑफ पीरियड्स। हिंदी में बोले तो इसे कहते हैं कक्षा का नियम। कक्षा मीन्स ऑर्बिट। सिमिलरली जो हमारा लॉ ऑफ एरिया है इसे क्षेत्रफल का नियम भी हम जो है कहते हैं क्षेत्रफल का नियम। और तीसरा है समय अंतराल या आवर्तकाल का नियम। तो ये 3 लॉज हैं जिनकी मदद से कैप्लर ने जो हमारे प्लैनेट्स हैं जैसे अर्थ है या बाकी के जो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं तो उनके मोशन को एक्सप्लेन किया था। तो बच्चों स्टार्ट करेंगे हम इन लॉज को। सबसे पहले किस लॉ को पढ़ेंगे? तो सबसे पहले बात करेंगे लॉ ऑफ ऑर्बिट्स की। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है? तो बच्चे कैप्लर ने क्या कहा कि जितने भी प्लैनेट्स इस सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं वो सभी के सभी सन के अराउंड मोशन करते हैं और जो मोशन करने के लिए जो पाथ है वो पाथ कैसा है? वो एक एलिप्टिकल पाथ होता है। तो मतलब क्या है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सभी का जो ऑर्बिट रहता है वो एलिप्टिकल होता है। और एलिप्टिकल ऑर्बिट जो है, अब अगर तो प्लैनेट का होता सर्कुलर ऑर्बिट तो सन होता सेंटर में और जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते, मतलब सन और प्लैनेट्स के बीच में जो डिस्टेंस रहता वो हमेशा सेम रहता। लेकिन अब जो एलिप्स होती है, एलिप्स का कोई सेंटर नहीं होता, एलिप्स के क्या होते हैं? फोकस होते हैं। कितने? 2। तो बच्चे 2 फोकस हमारे पास होते हैं, F1 F2 से लिख सकते हो, है ना, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो बच्चे अब प्लैनेट जो है वो एलिप्टिकल पाथ में मोशन करेगा और सन कहाँ पे होगा? सन इन 2 फोकस में से किसी एक फोकस पर होगा। जैसे इस केस में सन यहाँ पर है। तो बच्चे
एक फोकस पे सन रहेगा, और प्लैनेट और सन जो है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कभी भी सेम नहीं रहेगी, ये वेरी होती रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि एक बार ऐसा समय आएगा जब प्लैनेट सन के सबसे क्लोज होगा, उस पोजीशन को कहते हैं पेरिहेलियन। क्या वर्ड यूज करते हैं? पेरिहेलियन। पेरी मीन्स क्लोज, हेलियन मीन्स सन, क्लोजेस्ट टू सन। सिमिलरली जब सबसे दूर होता है तो वर्ड यूज किया जाता है एपहेलियन। एप मीन्स फार, हेलियंस मीन सन। तो बच्चे प्लैनेट और सन के बीच कभी भी जो है डिस्टेंस सेम नहीं रहता, तो ये चेंज होती रहती है, इसीलिए बच्चे पेरिहेलियन और एपहेलियन जो है बनते हैं। सिमिलरली सैटेलाइट्स या मून भी अर्थ के अराउंड मोशन करता है, वो भी कैसा मोशन करता है? एलिप्टिकल पाथ में करता है। तो इसका मतलब क्या है कि अर्थ और मून के बीच भी जो डिस्टेंस है वो भी वेरी करता रहता है। तो जब मून अर्थ के सबसे फार होता है उस पोजीशन को क्या कहेंगे? एपो। अर्थ के लिए वर्ड यूज करते हैं जी। सिमिलरली जब क्लोज होगी, मतलब मून जब क्लोज आ जाएगा, उसे हम वर्ड यूज करेंगे पास के लिए पेरी जी। तो एपोजी और पेरीजी सैटेलाइट्स में बनते हैं, जबकि एपहेलियन और पेरिहेलियन हमारे प्लैनेट्स में बनते हैं जब वो सन के अराउंड मोशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्स्ट लॉ, या इसे हम और लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब बढ़ेंगे हमारे सेकंड लॉ की तरफ। तो सेकंड लॉ जिसे हम किस नाम से भी जानते हैं? इसे हम लॉ ऑफ एरियाज के नाम से भी जानते हैं। अब ये लॉ क्या कहता है? तो बच्चे इस लॉ को समझने से पहले हमें एक क्वांटिटी को समझना पड़ेगा जिसे हम बुलाते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों हमने लॉज ऑफ मोशन में जो है पढ़ा था मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम ये बताता है कि कोई बॉडी कितनी देर तक अपना मोशन करती रहेगी। अगर तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उसके पास जो मोमेंटम होता है वो लीनियर मोमेंटम होता है, और अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में चलती है या एलिप्टिकल पाथ में मोशन कर रही है या रेवोल्यूशन रोटेशन कुछ भी कर रही है, तो उसके पास कौन सा मोमेंटम होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है। तो बच्चे अब प्लैनेट्स के बाद भी एंगुलर मोमेंटम होता है इनके पास। तो अब प्लैनेट्स जो हैं उनका जो एंगुलर मोमेंटम है इसको एल से लिखा जाता है, ये एल इसका सिंबल होता है। ओके, तो जो ये मोमेंटम है वो क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा जो है एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या है? कंजर्व्ड है प्लैनेट का, तो इसका मतलब है प्लैनेट कब तक मोशन करता रहेगा? तो प्लैनेट अपना मोशन करता रहेगा। तो पहली बात तो मोमेंटम कंजर्व है। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट में भी पढ़ा था कि जब भी कोई प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है या सैटेलाइट का भी जो ऑर्बिट होता है वो एक ऐसी जगह होती है जिस पे बहुत सारी फोर्सेस लगती हैं, है ना? जैसे सन प्लैनेट पे कौन सा फोर्स लगा रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है, लेकिन सर्कुलर मोशन की वजह से या रेवोल्यूशन की वजह से एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करती है, या बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ऑर्बिट एक ऐसी जगह होती है जहां पर जो प्लैनेट पे जो फोर्सेस लग रही हैं सभी फोर्सेस का नेट सम कितना होता है? जीरो होता है। तो अगर नेट सम जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तो फोर्स जीरो होगी तो इसका टॉर्क भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो टॉर्क अगर जीरो होगा तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है? तो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क। तो अगर टॉर्क ही जीरो है तो टॉर्क जो है हमारे पास, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ से कट कर देना। तो बच्चे टॉर्क अगर जीरो है तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? कंजर्व। क्यों? क्योंकि जो टॉर्क होता है, टॉर्क किसके बराबर होता है? टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। तो बच्चे जितने भी प्लैनेट्स हैं या सैटेलाइट्स हैं वो कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम पे मोशन करते हैं। तो बच्चे अब एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट है, लेकिन प्लैनेट जो है उसकी वेलोसिटी क्या कांस्टेंट होगी? तो बच्चे नहीं। क्यों नहीं होगी? तो देखिए, तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला होता है आई ओमेगा। यहां पर आई क्या होता है? आई होता है तुम्हारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसे हम किस नाम से जानते हैं? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। और ओमेगा होता है एंगुलर
मोमेंटम। तो बच्चे ये दो चीजें। तो बच्चे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr²। m होता है मास ऑफ द बॉडी, r होता है वो जिस सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा, रेवोल्यूशन करेगा, उसका डिस्टेंस। जैसे इस केस में जो r है वो यहाँ तक है, और जैसे मान लो ये r1 है, और इस केस में r जो है वो इतना है। ठीक है ना, दिख रहा है? अब बच्चे टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो अगर हम बात करें इस पोजीशन की, तो यहाँ पर r बढ़ रहा है। अगर r बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। अगर ये टर्म इंक्रीज होगी तो प्लैनेट की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो अपने आप डिक्रीज कर जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई प्लैनेट सन से दूर होता है उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है। ओके, देखिए स्लोएस्ट मोशन होता है। सिमिलरली जब प्लैनेट पास होता है तो r कम हो जाएगा, r कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। मतलब जब प्लैनेट सन के पास होता है उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन क्या चीज़ कांस्टेंट है? एंगुलर मोमेंटम। लेकिन एक और चीज़ भी है कि देखिए जब प्लैनेट जो है, जैसे मान लीजिए P1 से स्टार्ट हुआ P2 तक गया, तो ये कुछ एरिया कवर करेगा। मान लीजिए इसने कितना एरिया कवर किया? A1। और P3 से P4 तक गया तो इसने कितना एरिया कवर किया? A2। अब एरिया जो है इक्वल नहीं है। अब जब A1 एरिया कवर करेगा तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लेगा। सिमिलरली A2 में एरिया ज़्यादा है लेकिन उसको कवर करने में टाइम भी ज़्यादा ले रहा है। तो यहाँ से अगर हम बोलें कि जो रेट ऑफ एरिया कवर्ड है, ओके, क्या बताएं? यहाँ से अगर हम बात करें कि जो रेट ऑफ एरिया कवर्ड है वो क्या होती है, इस केस में वो कांस्टेंट होती है। तो यही है केपलर का सेकेंड लॉ। तो अकॉर्डिंग टू केपलर सेकेंड लॉ, रेट ऑफ एरिया कवर्ड बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट, जिसे हम लिखते हैं dA/dt से, ये क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो इसी रेट ऑफ एरिया कवर्ड को किस नाम से बुलाते हैं? तो इसे कहा जाता है एरियल वेलोसिटी। तो प्लैनेट की कौन सी वेलोसिटी कांस्टेंट है? अगर हम बात करें हमारा जो प्लैनेट है उसकी कौन सी वेलोसिटी जो है बच्चे कांस्टेंट है, तो उसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये बात याद रखनी है। और एरियल वेलोसिटी के साथ साथ एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व है। तो प्लैनेट कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम पे मोशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है केपलर का सेकंड लॉ। नेक्स्ट जो है, अब हम बात करेंगे केपलर के थर्ड लॉ के बारे में, जिसे हम लॉ ऑफ पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं। अब बच्चे हमें ये पता चला कि जब प्लैनेट सन से दूर होता है उसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, स्लो हो जाता है। स्लो होने की वजह से वो जो पाथ कवर करेगा उसको जो टाइम लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। इसके कहने का मतलब क्या है कि जितना प्लैनेट सन से दूर होता है उसका जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो बढ़ जाता है, और जितना प्लैनेट सन के पास होता है तो टाइम पीरियड कम हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास आता है केपलर का थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ क्या कहता है कि देखिए अब प्लैनेट जो है वो एलिप्टिकल पाथ में चलता है। अब एलिप्स का कोई रेडियस नहीं होता, एलिप्स की दो एक्सिस होती हैं। ये वाली जो होती है इसे हम माइनर एक्सिस कहते हैं, और दूसरी होती है तुम्हारी मेजर एक्सिस, ये वाली। तो बच्चे क्या कहता है केपलर का थर्ड लॉ कि द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, या सिंपली हम बोलेंगे कि प्लैनेट का जो टाइम पीरियड है, क्या है? टाइम पीरियड जो है वो किस, उसका स्क्वायर जो है वो इस मेजर एक्सिस जो होती है, टोटल मेजर एक्सिस कितनी है? मान लीजिए 2a है, तो सेमी मेजर एक्सिस क्या आ जाएगी? a आ जाएगी। तो इस सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना पाथ बढ़ता जाएगा उतना a की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और उतना ही टाइम पीरियड जो है वो क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो यही है हमारा थर्ड लॉ। तो यहाँ से लिख सकते हैं p² भी लिख सकते हैं, हम इसे t² से भी लिख सकते हैं। t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a³। जब मैं इस प्रोपोर्शन को हटाऊंगा तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, जो होता है 4π² g m1 प्लस m2 का m2 इंटू क्या जाता है? a³ आ जाता है। तो यह बच्चे जो कांस्टेंट है वो हर प्लैनेट के लिए डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर m1 m2 जो है वो क्या जाते हैं? वो मासेस आ जाते हैं उस स्टार के,
और जो है या सन के और उस प्लेनेट का मास के, ठीक है। तो ये वेरी करता रहेगा, जैसे मार्स के लिए अलग आएगा, नेपच्यून के लिए अलग आएगा, यूरेनस के लिए अलग आएगा। लेकिन हमें ये पता ज़रूर है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली है। जितना मेजर एक्सिस बड़ा होता जाएगा टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। तो स्टूडेंट ये है कैप्लर का थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारे जो कैप्लर्स लॉ हैं वो फिनिश होते हैं और अब हम करेंगे क्विज। तो बच्चे क्विज के अंदर हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैप्लर्स सेकंड लॉ, जिसे हम लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं, इज अंडरस्टूड टू बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेसिकली जो है कैप्लर का जो सेकंड लॉ है वो किसका कॉन्सिक्वेंस है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बताना है व्हाट वुड बी द राइट आंसर। तो बच्चे हमने पढ़ा था जब भी प्लैनेट मोशन करेगा एक तो उसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और दूसरी कौन सी चीज़ कांस्टेंट होगी, उसका एंगुलर मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू कैप्लर सेकंड लॉ जो प्लैनेट्स हैं वो कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम पे मोशन करते हैं। सो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स with the sun at one of the foci. This law is famously known as. तो इसे किस नाम से जाना जाता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ पीरियड्स, लॉ ऑफ थ्रस्ट। रिपीट कर रहा हूँ मैं, ओके, आवाज़ आ गई। तो बच्चे 4 ऑप्शंस हैं, किस नाम से जानेंगे, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ पीरियड्स और लॉ ऑफ थ्रस्ट। तो बच्चे हमने इसको किस लॉ में पढ़ा था, तो हमने इसको पढ़ा था हमारे सबसे पहले लॉ में, जिसे हम लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट में ही हम कहते हैं कि सन जो है वो एलिप्स के एक फोकस पे होता है और प्लैनेट्स जो हैं उसके अराउंड एलिप्टिकल पाथ में मोशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बच्चे अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर कैप्लर्स लॉ ऑल द प्लैनेट्स मूव इन डैश ऑर्बिट्स। तो कैप्लर लॉ के अकॉर्डिंग किस ऑर्बिट में मोशन करेंगे, सर्कुलर, लीनियर, एलिप्टिकल या हाइपरबॉलिक। तो बच्चे प्लैनेट किस ऑर्बिट में मोशन करते हैं, they used to do motion in an elliptical orbits। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो ये पीछे से अगर साउंड आए तो इसको कट कर देना, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट व्हेन इट इज फार्जेस्ट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड। रिपीट कर दूंगा, दोहरा वाला। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, what is the point in the earth's orbit when it is farthest from the sun is called। तो बच्चे 4 ऑप्शंस हैं, क्या आएगा, एपहेलियन, पेरिहेलियन, मेजर एक्सिस। रिपीट करूंगा। तो बच्चे 4 ऑप्शंस हैं, क्या आंसर आएगा, एपहेलियन, पेरिहेलियन, मेजर एक्लिप्स, माइनर एक्लिप्स। तो बच्चे क्या पूछा है कि जब अर्थ अपनी फारदेस्ट पोजीशन पर होती है सन से, उस पॉइंट को, उस पोजीशन को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एपहेलियन। क्लियर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ बच्चे दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच रिलेशन जस्टिफाई कैप्लर्स थर्ड लॉ। तो कैप्लर का जो तीसरा नियम है उसे कौन सी इक्वेशन जस्टिफाई करेगी, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब और टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो बच्चे क्या आंसर आएगा, तो हमने पढ़ा था कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वो मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली होता है। यहाँ पर मेजर एक्सिस को आर से लिखा गया है, तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा आज का ये जो क्विज है वो फिनिश होता है। तो अब हम समराइज करेंगे आज के सेशन को कि आज हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी। तो क्या चीज़ डिस्कस करी बच्चे, आज हमने डिस्कस किए कैप्लर्स के लॉ, जिससे हमने प्लैनेट्स के मोशन को डिफाइन किया और उसके बाद जो है हमने इन्हीं लॉज के बेसिस पे एक क्विज को सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ जो है आज का हमारा सेशन जो है वो फिनिश होता है। सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन लर्निंग।